दोस्तों हाल ही के दशक में भारत के द्वारा अमेरिका से कई सारे महत्वपूर्ण हथियारों को परचेज किया गया। सबसे पहले भारत ने जहां पे अमेरिका से C-17 ग्लोबमास्टर जैसे एयरक्राफ्टों को परचेज किया, तो वहीं पे इसके साथ साथ इंडियन एयरफोर्स को C-130 जैसे एयरक्राफ्ट भी मिला। इसके बाद इंडिया के द्वारा एयरफोर्स के लिए अपाचे और चिनूक जैसे हेलीकॉप्टरों को भी हासिल किया गया और हाल ही में इंडिया को अमेरिका से बोइंग P-8I जैसे एयरक्राफ्ट के साथ साथ अनमैन एरियल व्हीकल और सबसे आखिर में नेवी को मिला MS-60 जैसे हेलीकॉप्टर। और दोस्तों हाल ही में जब इंडिया के द्वारा 4 लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक को लेकर रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी किया गया, तो अब अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद इंडिया अब अमेरिका से और एक महत्वपूर्ण हथियार मतलब V-22 जैसे टिल्ट रोटेट एयरक्राफ्टों को भी परचेज करे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या इंडिया के द्वारा सच में ऐसे एयरक्राफ्टों को परचेज करने का इरादा बनाया जा रहा है, और अगर इंडिया ऐसे एयरक्राफ्टों को खरीदता है तो ये कितना हद तक इंडिया के ताकत को मजबूत करेगा। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों हाल ही में जब इंडिया के तरफ से 4 लैंडिंग हेलीकॉप्टर डॉक के रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी किया गया, तब सबका नजर इसमें इस्तेमाल होने वाले हेलीकॉप्टरों की इंफॉर्मेशन की तरफ भी गया। दोस्तों यहाँ पे हैरान करने का बात यह है कि मिड साइज के हेलीकॉप्टरों के इस्तेमाल के अलावा इंडिया के द्वारा 2 हैवी वेट हेलीकॉप्टरों के इस्तेमाल का भी बात यहाँ पे किया गया है, जिसका कैपेसिटी मतलब मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 40 टन तक हो सकता है, ऐसा भी जिक्र किया गया। और दोस्तों इसके बाद से ही इन बातों के ऊपर भी चर्चा शुरू हुआ है कि इंडिया द्वारा ऐसे लैंडिंग हेलीकॉप्टर डॉक के ऊपर किस तरीके के हेलीकॉप्टरों के इस्तेमाल का इरादा बनाया जा रहा है। क्या ये हेलीकॉप्टर इंडिया के तरफ से अमेरिका से ही परचेज किया जाएगा, और अगर परचेज किया जा रहा है तो ये हेलीकॉप्टर कौन सा है। दोस्तों यहाँ पे और एक बड़ा बात यह है कि किसी भी ऑर्डिनरी हेलीकॉप्टरों को इसमें इतने आसानी से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, और इसके पीछे कारण ये है कि एक जहाज के ऊपर इस्तेमाल होने की वजह से इसके जो रोटेटर या ब्लेड्स है इसका फोल्डेबल होना भी आवश्यक है, ताकि इसे कम से कम स्पेस के अंदर स्टोर किया जा सके। और ऐसे में अगर इतने भारी भरकम कैपेसिटी वाला हेलीकॉप्टर और वो भी ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियर या हेलीकॉप्टर कैरियर के ऊपर ऑपरेट होने के क्षमता के साथ हो, तो नजर सबका V-22 ऑस्प्री के तरफ ही जाता है। दोस्तों ये बेल और बोइंग कंपनी के द्वारा निर्माण किया हुआ एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जिसका इस्तेमाल बड़े मात्रा में अमेरिकी नेवी के एम्फीबियस जहाजों के ऊपर किया जाता है। दोस्तों इन जहाजों के अगर कैपेबिलिटी को देखा जाए तो ये करीब करीब इंडियन नेवी के जो हैवी लिफ्ट कैपेबिलिटी का जिक्र रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन में किया गया है उसे भी सर्व कर सकता है। और इससे भी बड़ा बात यह है कि इंडिया के द्वारा ऑलरेडी कुछ साल पहले ऐसे हेलीकॉप्टर या फिर कहे तो टिल्ट रोटेट एयरक्राफ्टों को लेके अपना इंटरेस्ट जताया जा चुका है। दोस्तों defenseupdate.in नामक एक वेबसाइट के रिपोर्ट के मुताबिक स्पेशल मिशनों के लिए इंडिया V-22 ऑस्प्री एयरक्राफ्टों को लेके इंटरेस्टेड है। तो दोस्तों इस रिपोर्ट के मुताबिक सबसे पहले इंडिया के द्वारा 2010 को V-22 ऑस्प्री को लेके अपना इंटरेस्ट दिखाया गया, जबकि इसके बाद 2012 में बोइंग कंपनी की तरफ से भी कंफर्म किया गया कि V-22 ऑस्प्री को लेके बोइंग कंपनी भी इंडिया को एक पोटेंशियल कस्टमर के रूप में देख रहा है। आखिरकार 2013 में इंडियन नेवी के तरफ से भी ऐसे एयरक्राफ्टों को लेके इंटरेस्ट जताया गया, और खबरों के मुताबिक नेवी ऐसे एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर सप्लाईज और मिशनों के लिए करना चाहता था। रिपोर्टों के मुताबिक नेवी के द्वारा इसके प्राइस और कितने समय में इसे अवेलेबल कराया जा सकता है उसे लेके भी जानकारी हासिल किया गया। खबर ये भी आया कि 2015 में इंडिया के तरफ से टोटल 6 ऐसे एयरक्राफ्टों को परचेज करने का इंटरेस्ट का भी खुलासा किया गया, और ऐसे एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल का परफॉर्स को दर्शाते हुए कहा गया कि इसका इस्तेमाल बॉर्डर एरिया में रैपिड ट्रूप डिप्लॉयमेंट के लिए किया जा सकता है। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये एयरक्राफ्ट छोटे से एरिया में लैंड और वहां से टेक ऑफ करने में काफी माहिर है। खास करके इसे इस तरीके से बनाया गया है कि ये हेलीकॉप्टरों के जैसे टेक ऑफ और लैंड तो कर सकता है, और साथ में एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों के जैसे तेज रफ्तार में भी एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकता है। मतलब इसे लैंड और टेक ऑफ करने के लिए एक प्रॉपर रनवे का आवश्यकता नहीं पड़ता है, और ऐसे में इन एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल उन क्षेत्रों में भी ट्रूप ट्रांसपोर्ट और इक्विपमेंटों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए किया जा सकता है जो काफी दूर दराज एरिया में भी हो और साथ में प्रॉपर रनवे से लैस भी ना हो। दोस्तों इन एयरक्राफ्टों को एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और एक ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर के कॉम्बिनेशन के रूप में भी देखा जाता है, पर अगर इसके उपयोगिता को देखा जाए तो ये दोनों को ही उपयोगिता के मामले में मात दे सकता है। बेसिकली अगर देखे तो ये हेलीकॉप्टर के मुकाबले में काफी तेज रफ्तार से उड़ान भर सकता है, और हेलीकॉप्टर के तरह लैंडिंग और टेक ऑफ में काफी फ्लेक्सिबल भी है। मतलब ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के जो सबसे बड़े दिक्कत है उसे भी सॉल्व करने में काफी माहिर है। दोस्तों अगर इसे किसी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के साथ तुलना किया जाता है तो आसानी से आप इसे इंडिया के द्वारा खरीदे जाने वाले C-295W एयरक्राफ्टों के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। देखा जाए तो C-295W एयरक्राफ्ट V-22 ऑस्प्री से ज्यादा ट्रूप्स कैरी कर सकता है, क्योंकि इसके जो फ्यूसलाज है उसका आकार काफी बड़ा है। पर अगर पेलोड क्षमता को देखा जाए तो दोनों का ही पेलोड क्षमता करीब करीब 9
9000 किलोग्राम के आसपास है। दोस्तों दोनों ही एयरक्राफ्टों के मैक्सिमम टेक ऑफ वेट भी करीब करीब एक ही है। C295W एयरक्राफ्ट के मैक्सिमम टेक ऑफ वेट जहां पे 23,200 किलोग्राम है, तो वहीं पे V-22 ऑस्प्री का भी मैक्सिमम टेक ऑफ वेट करीब करीब 21,546 किलोग्राम है। और अगर दोनों का रफ्तार को भी अगर कंपेयर किया जाए तो दोस्तों एक तरीके से C295W V-22 ऑस्प्री से पीछे ही रह जाता है। रिपोर्टों के मुताबिक C295W एयरक्राफ्टों के मैक्सिमम रफ्तार ऑप्टिमाइज ऑल्टीट्यूड में करीबन 482 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन V-22 ऑस्प्री का मैक्सिमम रफ्तार 509 किलोमीटर तक है, जबकि कई कई जगहों में ये रफ्तार 550 या उससे भी अधिक कहा जाता है। दोस्तों अब चलिए जानते हैं V-22 ऑस्प्री एयरक्राफ्टों के कुछ अन्य खासियतों के बारे में। दोस्तों ये एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जिसे अमेरिकी बोइंग और बेल कंपनी दोनों के द्वारा ही ज्वाइंटली बनाया गया है, और यह एक वर्टिकल एंड शॉर्ट टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयरक्राफ्ट है जो टोटली मिलिट्री पर्पस के लिए ही डिजाइन और डेवलप किया गया था। पहली बार इन एयरक्राफ्टों ने 19 मार्च 1989 में अपना पहला उड़ान भरा, जबकि इसे अमेरिका में सर्विस में 13 जुलाई 2007 के दिन लाया गया। अब तक अमेरिका के द्वारा ऐसे करीबन 400 एयरक्राफ्टों का निर्माण किया जा चुका है और इसका इस्तेमाल अमेरिका के अलावा सिर्फ जापान के द्वारा किया जाता है। और अगर भारत ऐसे एयरक्राफ्टों को खरीदता है तो भारत दुनिया में तीसरा ऐसा देश बनेगा जो इन एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल कर सकेगा। दोस्तों इन एयरक्राफ्टों को फ्लाई करने के लिए 3 से 4 क्रू मेंबर का आवश्यकता होता है, जिनमें एक पायलट, एक को पायलट के अलावा 1 या 2 फ्लाइट इंजीनियर, क्रू चीफ, लोडर मास्टर या फिर गनर होते हैं। और इसके अगर कैपेसिटी को देखा जाए तो इसमें 24 ट्रूप्स के बैठने का जगह है, जबकि फुल लोड कंडीशन में इसमें 32 ट्रूप्स को कैरी करने का क्षमता है। और कार्गो कैपेसिटी इसका करीब करीब 20,000 पाउंड मतलब 9,070 किलोग्राम है, जबकि इसमें जो एक्सटर्नल डुअल कार्गो हुक है मतलब हेलीकॉप्टरों के जैसे बाहर लिफ्ट करने का जो क्षमता है वो करीबन 6,800 किलोग्राम है। इवन दोस्तों इसके फ्यूसलाज के आकार भी इतना है कि इसमें M1161 जैसे ट्रांसपोर्टेबल ग्राउंड व्हीकलों को भी कैरी किया जा सकता है। एयरक्राफ्ट के अगर आकार को देखा जाए तो इसका लंबाई 17.48 मीटर मतलब 57 फीट 4 इंच है, जबकि इसके चौड़ाई करीबन 25.7 मीटर है मतलब 84 फीट 6 इंच के आसपास है। जबकि इसके चौड़ाई को विंग को फोल्ड करके घटाया जा सकता है और विंग को फोल्ड करने के बाद इसका चौड़ाई 5.61 मीटर होता है मतलब करीबन 18 फीट 5 इंच के आसपास। दोस्तों एयरक्राफ्ट के ऊंचाई भी करीब करीब 5 से 6 मीटर तक है। एयरक्राफ्ट के एम्प्टी वेट करीबन 14,432 किलोग्राम है, जबकि इसके ग्रॉस वेट करीबन 17,917 किलोग्राम है। दोस्तों इन एयरक्राफ्ट के अलग अलग वर्जनों के अलग अलग मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है, लेकिन इसके वर्टिकल टेक ऑफ वर्जन का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट करीबन 21,546 किलोग्राम है, जबकि कुछ अन्य वर्जनों में से सबसे अधिक मैक्सिमम टेक ऑफ वेट वाला क्षमता करीबन 27,442 किलोग्राम का है। इसमें 2 रोल्स रॉयस T406 AD400 टर्बोशैफ्ट इंजनों का इस्तेमाल किया गया है, जिनमें से हर एक इंजन का क्षमता करीबन 6,150 हॉर्स पावर का है। इसका 2 मेन रोटेटर है जिसका डायमीटर 12 मीटर है और इसके मेन रोटेटर के 3 ब्लेड्स होता है। इसके परफॉर्मेंस को देखा जाए तो मैक्सिमम स्पीड इसका 509 किलोमीटर पर आवर है, जबकि इसका स्टॉल स्पीड करीबन 200 किलोमीटर पर आवर है। रेंज करीब करीब 1,628 किलोमीटर है, जबकि इसके कॉम्बैट रेंज करीबन 720 किलोमीटर है। एयरक्राफ्ट रिफ्यूलिंग के सहारे करीब करीब 4,130 किलोमीटर तक उड़ान भी भर सकता है, जबकि इसके सर्विस सीलिंग को देखा जाए तो ये 7,600 मीटर के ऊंचाई तक जा सकता है। और दोस्तों ये ऊंचाई किसी भी हेलीकॉप्टर के तुलना में काफी अधिक है। इसमें इस्तेमाल होने वाले अगर हथियारों को देखें तो इसमें एक 7.62 मिलीमीटर के M240 मशीन गन या फिर 0.5 कैलिबर के मतलब 12.6 मिलीमीटर के M2 ब्राउनिंग मशीन गन को रैम्प के सहारे इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि इसके अलावा एक 7.62 मिलीमीटर के GAU-70 मिनी गन बेली माउंट भी किया जा सकता है, जो कि वीडियो रिमोट कंट्रोल के द्वारा भी ऑपरेट किया जा सकता है। एवियोनिक्स को अगर देखा जाए तो इसमें AN/ARC-182 वेरी हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो, KY-58 वेरी हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी इंक्रिप्शन, AN/DVT हाई फ्रीक्वेंसी इंक्रिप्शन, AN/AAR-47 मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम, AN/AYK-14 मिशन कंप्यूटर, APQ-168 मल्टी फंक्शनल रडार जैसे इक्विपमेंटों का इस्तेमाल किया गया है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।